नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के दांव से उड़ी मोदी सरकार की नींद। नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। संसद के मानसून सत्र में मचे हंगामे की जानेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान पर कैसे घिरी बीजेपी सरकार। देश में सबकाश दलित लोगों को जगह नहीं है। राम मंदिर मामला कैसे बढ़ा रहा है सरकार की मुश्किल। देखेंगे पंजाब बीजेपी में तेज हुई बगावत को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र, टीएमसी का दावा, हमने पूछे 180 से ज्यादा सवाल, सरकार से जंतर मंतर और बिहार में छात्रों पर हुए हमलों पर मांगा जवाब। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में बिहार सरकार ने किया सरेंडर, सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान, भरत के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी, मुआवजा भी देगी सरकार। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन का आज रहा 20वां दिन, इस दौरान सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, छात्र कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा की निष्पक्ष जांच की मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखवीर सिंह बादल पर निहंग सिख ने किया हमला, हमले में घायल हुए बादल तत्काल इलाज के लिए ले जाया गया अस्पताल। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, 113 अंकों की तेजी के साथ 78,079 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 40 अंकों की गिरावट के साथ 24,395 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोगों की बात सुनना नहीं चाहती, लेकिन हम अब इन्हें पागल कर देंगे, इन्हें लोगों की बात सुननी ही पड़ेगी। पीएम मोदी की नींद इस वक्त उड़ी हुई है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं और इसके कई कारण हैं। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। क्या मोदी सरकार के अब दिन पूरे हो गए हैं? क्या सरकार जाने वाली है? ये सवाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है, साफ कह दिया है कि हम मोदी सरकार को तब तक सोने नहीं देंगे जब तक इन्हें हटा नहीं देते। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि इनको हम पागल कर देंगे। आजकल नरेंद्र मोदी रात में सोते नहीं हैं, सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है, उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। राहुल गांधी ने सरकार पर लोगों को अपनी बात रखने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जंतर मंतर पर जो हो रहा था वो ये है कि छात्र अपनी बात रखना चाहते हैं, वे तकलीफ में हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है नहीं, हम जंतर मंतर पर व्यवस्था बनाए रखेंगे, आप अपनी बात नहीं रख सकते। आज एक महिला मेरे पास आई जिसकी बेटी के साथ 4 साल पहले उत्तराखंड में शोषण हुआ था और उसकी जान ले ली गई थी। वह रो रही है, अपनी बात कहना चाहती है, लेकिन सिस्टम कहता है माफ कीजिए, हम आपको अपनी बात कहने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि इससे अव्यवस्था फैलेगी। इसके साथ ही उनके एक बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी, जिसमें उन्होंने खुफिया जानकारी मिलने का दावा किया। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। वहीं राहुल गांधी ने आरएसएस की पोल खोलते हुए कहा कि आरएसएस ने नोटबंदी करके कारोबारियों को धोखा दे दिया। छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी, उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया।
वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। राहुल ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर तंज कसते हुए सीधे नरेंद्र मोदी की एक्टिंग ही कर दी। उन्होंने मंच पर ही मौजूद संदीप दीक्षित को जबरन कसकर गले लगाया और कहा कि इनके दिमाग में यही घुसा है कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो जबरन गले लगाने या हाथ पकड़ने का काम करते हैं। उनके इस व्यवहार पर काफी फजीहत हो चुकी है और अब राहुल गांधी ने भी उनकी गजब एक्टिंग की तो सभा में बैठे लोगों ने खूब तालियां बजाई। राहुल के इस जोरदार भाषण की गूंज मोदी सरकार के कानों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। अब राहुल की दहाड़ से मोदी सरकार में खलबली मच गई है। राहुल गांधी ने मोदी और शाह पर तीखा हमला बोला, कहा ये संसद से भाग गए और इसीलिए संसद का सत्र नहीं चल पाया। आज भी संसद के अंदर और बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ, पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इस बीच पीएम और गृह मंत्री पूरे सत्र में पहली बार लोकसभा में पहुंचे लेकिन बोले कुछ भी नहीं और थोड़ी ही देर में संसद के मानसून सत्र के समाप्त करने का ऐलान भी हो गया। क्या रहा इस सत्र में खास, देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में ना के बराबरी काम हो सका। विपक्ष सिर्फ एक मांग कर रहा था कि अमित शाह आए और जवाब दे कि छात्रों पर लाठी डंडे किसने चलवाए, पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। इसके साथ ही विपक्ष शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था और विपक्ष की इस मांग ने सरकार को इतना डरा दिया कि अमित शाह, जिन्होंने विपक्ष के दबाव में आकर खुद 12 अगस्त को ऐलान किया था कि वो आखिरी दिन आएंगे और जवाब देंगे, उन्होंने आखिरी दिन भी विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं दिया और मात्र 4 मिनट तक ही सदन में मौजूद रहे। ठीक 11 बजे पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही लोकसभा पहुंचे। अमित शाह का बयान होना था, उन्हें दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर बयान देना था, लेकिन अचानक ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, जिसके बाद से सरकार और बुरी तरह से फंस गई। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार डर रही है। हालांकि सरकार को लग रहा था कि सत्र स्थगित होने के साथ ही विपक्ष इस मुद्दे को भूल जाएगा, लेकिन विपक्ष ने बता दिया कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे। दरअसल दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद स्पीकर की चाय पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर सरकार को सीधा संदेश पहुंचा दिया कि मामला ठंडा नहीं हुआ है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी सांसदों ने इसका बहिष्कार किया। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई नेता इस पार्टी में मौजूद थे, मगर कांग्रेस और विपक्ष से कोई भी फ्लोर लीडर्स इसमें नहीं पहुंचे। वहीं सदन में इस बार ना के बराबर काम हुआ, बिना चर्चा के बिल पास हुए। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिजिजू ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा का कुल कामकाज 39% रहा, वहीं लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 19% रही। रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में 12 विधेयक पारित किए गए, सिर्फ एक विधेयक पर चर्चा की गई, जबकि राज्यसभा में सभी विधेयकों पर चर्चा की गई। हालांकि सरकार ने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन इसमें उसे कामयाबी मिलती नहीं दिख रही। मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान ने बीजेपी को बुरी तरह से फंसा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड के हल्द्वानी के दौरे पर गए थे। यहाँ रामलीला मैदान में उनका एक कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की सियासत को हिला दिया है और बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है और बीजेपी की इस नीति का शिकार बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के मंच के कथित शुद्धिकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस घटना को दलित समाज के अपमान और सामाजिक भेदभाव से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने ये कदम उठाया और इससे उनकी कथित दलित विरोधी मानसिकता सामने आती है। वहीं इस मामले को लेकर खुद खड़गे ने कहा, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है,
उसको मैं कंडेम करता हूँ। तो वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का गुस्सा भी फूट पड़ा है। वो इस अपमान पर काफी दुखी नजर आईं। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है कि वो इस घटना की आलोचना करें और माफी मांगे। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या दरअसल 8 अगस्त को खड़गे ने इसी मंच से जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन 11 अगस्त को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास से जुड़े लोगों ने यहां वैदिक मंत्रोच्चार और यज्ञ कर शुद्धिकरण किया, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। खरगे का मंच का शुद्धिकरण अब बीजेपी की मुसीबत बन गया है, जो पहले से ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में बुरी तरह से घिरी हुई थी और अब इस मामले में मंदिर कमेटी ने कई बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं कि चोरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद अभी तक थमता नहीं दिख रहा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कई बार प्रदर्शन किया और इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टा मंदिर परिसर में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक नया बदलाव है पूजा कराने वालों की वेशभूषा। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर में अब रामलला की पूजा कराने वाले सभी अर्चक एक जैसी वेशभूषा में नजर आएंगे। 15 अगस्त से मंदिर में नया ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इसके तहत अर्चकों के लिए पीत रंग के वस्त्र तय किए गए हैं। गर्मी के मौसम में अर्चक नीचे धोती और ऊपर उत्तरणीय धारण करेंगे। खास बात यह है कि ये वस्त्र सिले हुए नहीं होंगे, बल्कि बिना सिले हुए रेशमी वस्त्र होंगे। मौसम बदलने के साथ वस्त्रों की प्रकृति भी बदलेगी, लेकिन उसका रंग पीत ही रहेगा। ठंड के मौसम में अर्चकों को मौसम के मुताबिक ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर के सीईओ पद को लेकर इंटरव्यू प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। 12 अगस्त को दूसरे दिन कई उम्मीदवारों ने इंटरव्यू किया। इनमें बिहार के डीजी परेश सक्सेना, आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सत्येंद्र कुमार सिन्हा समेत कई नाम शामिल रहे। अब अंतिम 3 नामों पर मंथन हो रहा है, लेकिन चढ़ावा चोरी मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। संसद के आखिरी दिन यानी आज भी विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि इस विवाद में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा है। वहीं बिहार के सीवान में छात्रों पर चलाई गई AK-47 के मामले में भी बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है और अब इसे लेकर बड़ा ऐलान सामने आया है। तो कैसे बैकफुट पर दिखाई दे रही है बिहार की सरकार, देखिए रिपोर्ट में। बिहार के सीवान में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 12 अगस्त को इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे और 19 अगस्त को आंदोलन का ऐलान किया था। लेकिन आंदोलन से पहले ही बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक बड़ा निर्देश जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने साफ कहा है कि विधि व्यवस्था की ड्यूटी और भीड़ नियंत्रण के दौरान AK-47, INSAS और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इन हथियारों का इस्तेमाल अब सिर्फ उग्रवाद, आतंकवाद और बड़े अपराधियों से जुड़े मामलों में ही किया जा सकेगा। यानी अगर किसी इलाके में प्रदर्शन, भीड़ या कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति बनती है तो पुलिस अधिकारी या जवान इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। खास बात यह है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में इन हथियारों को साथ ले जाना जरूरी भी हो, तब भी भीड़ नियंत्रण या विधि व्यवस्था ड्यूटी के दौरान इन्हें चलाने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल तेजस्वी यादव ने छात्रों पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर 19 अगस्त को पटना में विशाल राजभवन मार्च का ऐलान किया है। तेजस्वी का सवाल है कि छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय करने की मांग की है। लेकिन उसके पहले ही सम्राट सरकार बैकफुट पर नजर आ गई, जिससे बीजेपी के अंदर आंदोलन का खौफ साफ तौर पर नजर आया। बिहार में अब छात्रों के प्रदर्शन के समय पुलिस घातक हथियार साथ में नहीं रखेगी। बीजेपी की सरकार साफ साफ दबाव में दिखाई दे रही है। वहीं जब बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां पार्टी में अलग ही तरह की बेचैनी दिखाई दे रही है। पंजाब में तो पार्टी पूरी तरह से बिखरती दिखाई दे रही है। इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई है, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान सक्रिय हो गया है, लेकिन पार्टी की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। पंजाब में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल के बाद अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों और संगठन में किए गए बदलाव से नाराज कई पुराने नेताओं और पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। लगातार बढ़ते विरोध के बाद पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को दिल्ली तलब कर संगठन में बढ़ रहे असंतोष को जल्द से जल्द खत्म करने के निर्देश भी दिए गए। दरअसल केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम का ऐलान किया था।
इसके बाद कई जिलों में पार्टी के पुराने नेताओं और पदाधिकारियों में नाराजगी बढ़ गई। कुछ जगहों पर तो संगठन की पूरी टीम ने ही इस्तीफा दे दिया। इनमें बीजेपी के कई ऐसे पुराने और टकसाली नेता भी शामिल हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी के नाराज नेताओं का आरोप है कि संगठन में नियुक्तियों के दौरान पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए नए नेताओं को संगठन में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद संगठनात्मक नियुक्तियों में भी नए चेहरों को प्राथमिकता मिली। इससे पुराने नेताओं के बीच असंतोष बढ़ा। सबसे ज्यादा विरोध होशियारपुर में देखने को मिला है। यहाँ जिला अध्यक्ष पद पर बदलाव के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता दीक्षंत सूद ने अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थन में जिला के 111 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए। फिलहाल पंजाब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामूहिक इस्तीफों के बाद पुराने नेताओं को फिर से संगठन के साथ जोड़ना है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने में कितनी सफल होती है और संगठनात्मक फेरबदल से पैदा हुआ ये विवाद कितनी जल्दी खत्म होता है। पंजाब में बीजेपी के नेता ही पार्टी की मुसीबत बने हुए हैं, वहीं देश भर के जेनजी पहले से ही उसकी मुसीबत को बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब यूपी में भी जेनजी ने बीजेपी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल युवाओं ने जस्टिस मोर्चा नाम के मंच से प्रदेश भर में 50 दिन के अभियान की शुरुआत कर दी है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। पूरी खबर क्या है जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, भर्ती और रोजगार के मुद्दे अब एक नए आंदोलन का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल जस्टिस मोर्चा नाम के मंच ने 12 अगस्त से प्रदेश भर में 50 दिन के अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर की गई। इसके पहले ही दिन मोर्चे की टीम लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों में पहुंची। छात्रों के बीच पर्चे बांटे गए और शिक्षा, रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के अधिकारों को लेकर बातचीत की गई। मोर्चे का कहना है कि यह अभियान सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मकसद छात्रों, बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों को एक मंच पर लाना है। अगले 50 दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचने का दावा भी किया गया है। 800 से ज्यादा कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में छात्र संवाद, नुक्कड़ सभाएं और जनचर्चा आयोजित करने की योजना है। इसी कड़ी में 20 अगस्त से 2 अक्टूबर तक गोरखपुर के चौरी चौरा से लखनऊ के काकोरी तक साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान युवाओं, शिक्षकों और अभिभावकों की समस्या सुनी जाएगी। मोर्चे ने भर्ती कैलेंडर, समय पर परीक्षाएं, खाली पदों पर भर्ती, परीक्षा में पारदर्शिता और पेपर लीक पर कार्रवाई जैसी कई मांगे रखी हैं। साथ ही एनटीए खत्म करने, निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने और लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग भी की गई है। अब देखना ये होगा कि 50 दिनों का ये अभियान यूपी की सियासत और युवाओं की आवाज पर कितना असर डालता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज संसद का मानसून सत्र अपने अंतिम दौर में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही चला, जिसमें उसने कहना चाहिए कि आपको, देश को गृह मंत्री जी की झलक दिखा दी, जो कि आज वहाँ पर मौजूद दिखाई दी है। हालांकि गृह मंत्री जी का कहना है कि विपक्ष तो झूठी बात कर रहा है, वो तो खुद ही भागा घूमता है, विपक्ष बहस के लिए ही नहीं आता है। मैं तो तैयार था, मैं रोज़ ही संसद में आता था, वहाँ बैठता था आकर के, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं, वो तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको क्या कहना चाहिए? क्या देश को अभी तक विश्व गुरु मिला था, तो क्या मिस्टर इंडिया मिल गया है, जो जब चाहता है तभी दिखाई देता है, वरना तो ढूंढते रह जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।